केदारनाथ विधानसभा में हुए उपचुनाव में अब मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट पे काउंटिंग शुरू हुई और अब जो ईवीएम मशीन है वो भी अब खुलना शुरू हो गई है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे रुझान शुरू हो जाएंगे कि किस तरीके से जनता ने किसको सबसे ज्यादा वोट दिए हैं और वो भी तय हो जाएगा कुछ ही देर बाद। यानी कि ये जो सिनेरियो पूरा माना जा रहा है कि 12 बजे तक ये तय हो जाएगा, कि 12 से 1 बजे तक ये तय हो जाएगा कि आखिर में जनता ने केदारनाथ का ताज किसके सर बांधा है। भले ही यहाँ पे 6 प्रत्याशी इस समय मैदान में थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो कांटे का टक्कर है वो माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच। जहां भाजपा ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी चुना, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक मनोज रावत को अपना प्रत्याशी चुना। दोनों ही जो पार्टियां हैं वो बड़ी मुखर थी। इस पूरे चुनाव के दौरान किस तरीके से समीकरण देखने को मिले, हम अपने जो हमारा जो सहयोगी यहाँ पे संदीप है उनसे ही बात कर लेते हैं। संदीप, क्योंकि आपने पूरा चुनाव कवर किया है, पूरा उपचुनाव ये था, किस तरीके का आपने समीकरण देखे, क्या कुछ देखने को मिला? जी बिल्कुल बता दूं, केदारनाथ का उपचुनाव है। ये इस चुनाव में शुरुआती जो चरण थे, जब चुनाव शुरू हुए थे उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं जब इस चुनाव में पहले बीजेपी काफी डाउन दिख रही थी, क्योंकि यात्रा चली थी, सरकार खुद अभी सत्ता में है बीजेपी, तो इसलिए भी यहाँ पे जो विधायक जिसका निधन हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी पे तमाम सवाल उठे थे। यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे कि यात्रा में कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू में हुई है, रजिस्ट्रेशन को लेकर तमाम दिक्कतें हुई। और जो खासकर मैं बात कर दूं, जो केदार घाटी का जो केदारनाथ विधानसभा है, वो केदार घाटी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि यात्रा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और यहाँ की जो रोजी रोटी है केदार घाटी की वो यात्रा पे चलती है। तो कहीं ना कहीं लोग यात्रा पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, और यात्रा को लेकर लोगों के सवाल थे शुरुआत में कि यात्रा रोकी गई है, कई दिक्कतें हैं, रजिस्ट्रेशन तरीके से नहीं हुआ और उससे हमारे रोजगार पे असर पड़ा है। लेकिन उसके बाद जब 31 जुलाई को फिर आपदा आई थी, उसके बाद 1 महीने तक लगभग यात्रा रुकी रही। उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं जो अंतिम जो 1.5 माह में तो 5 से 6 लाख यात्री गए, तो कहीं ना कहीं सरकार ने उस चीज को दूर करने की पूरी कोशिश की कि यात्रा के बाद दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकार ने उसमें कम बैक किया है। और उसके तत्काल बाद जैसे चुनाव की आचार संहिता लगी, उसके बाद कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर बीजेपी ने यहाँ पे काम किया है, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे उनकी पार्टी हो, बूथ लेवल तक बीजेपी का सिस्टम है। पूरी मेहनत, दिन रात मेहनत किया उन्होंने। और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पहले यहाँ पे रुझान था, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का बराबर का रुझान यहाँ पे सामने आने लग गया था। और अब जब मतदान हुआ परसों, और उसके बाद अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है, अभी आपको बता दो, जो पोस्टल बैलेट अभी चल रहे हैं, जो काउंटिंग चल रही है, उसमें भी बीजेपी आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं अब कांटे की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। इसके साथ ही 6 प्रत्याशी और हैं, इसमें एक निर्दलीय है जिनको माना जा रहा है कि अच्छा वोट बैंक यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन हालांकि वो फाइट में नहीं है। त्रिभुवन चौहान जो निर्दलीय है, इसके अलावा यूकेडी, बाकी इस लड़ाई में कोई सामने नहीं, लेकिन 3 कैंडिडेट, उसमें तीसरा जो निर्दलीय है वो त्रिभुवन चौहान है, जो कुछ वोट ले जा सकता है। लेकिन हालांकि बड़ा वोट बैंक तो उनके पास भी नहीं, लेकिन लग सकता है कि कहीं ना कहीं समीकरण वो बीजेपी और कांग्रेस के चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो ये केदारनाथ विधानसभा से विधायक थी सैला रानी, उनके निधन के बाद यहाँ पे एक सिनेरियो चेंज हुआ था यहाँ पे, क्योंकि जो वो सिनेरियो ये चेंज हुआ था जहाँ कांग्रेस लगातार मुखर थी, कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही थी सरकार के ऊपर, यात्रा को लेकर, केदारनाथ मंदिर को लेकर। और क्योंकि केदारनाथ यात्रा, अगर हम बात करें तो केदारनाथ धाम का जो पूरा इलाका है और केदार घाटी और ये पूरा रुद्रप्रयाग, यहाँ की सबसे बड़ी रोजी रोटी और रीढ़ की हड्डी मानी जाती है यहाँ की यात्रा। और यात्रा में ही अगर दिक्कत आने लगी तो उसके बाद कांग्रेस ने भी लगातार सवाल खड़े किए, जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं दिक्कतें भी सामने आई। लेकिन जैसे जैसे चुनाव गर्म होता रहा, जैसे चुनाव आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे यहाँ पे जो सिनारियो थे वो भी कहीं ना कहीं चेंज होते रहे। खुद पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो यहाँ पे दिखे और यहाँ पे उन्होंने रोड शो किए, यहाँ जनता के बीच गए, जनता से उनकी बातें की, साथ ही यहाँ पे तमाम प्रकार के जो यहाँ पे जो शिलान्यास हुए, यहाँ पे कई चीजें यहाँ पे दी गई, जिसको लेकर भी यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं फिर एक तरफ से बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं खिसकती गई है। वहीं कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस का भी इस समय पूरा गुट, यानी कि कांग्रेस जब कई हर बार जो चुनाव में देखने को मिलता है, कांग्रेस का एक हाल अलग से देखने को मिलता है कि कांग्रेस हर बार धड़ों में बटी रहती है। लेकिन इस समय पहली बार ये देखने को मिला कि इस केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं एकजुट होकर यहाँ पे कांग्रेस ने लड़ा है। अब लेकिन परिणाम क्या होंगे वो 12 से 1 बजे के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर में केदारनाथ की जनता ने किसको यहां से विधायक बना के विधानसभा को भेजा है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, अगस्त्यमुनि।